अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा हमने नीचे वाले सारे थिंकर कवर कर लिए हैं। अब हम मूव करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट और फंक्शनलिस्ट की तरफ। वैसे तो मैं ट्राई करता हूँ थिंकर्स को नीचे से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि नीचे वाले थिंकर्स के काफ़ी कम कंटेंट मिलते हैं। बट अगर हमको पढ़ना है अच्छे से फंक्शनलिज्म तो हमको पूरा ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइक मेलिनोवस्की, फिर ब्राउन, फिर पार्सन्स, फिर मर्टन, फिर स्ट्रॉस। क्यों? क्योंकि लिंक होता है काफ़ी ज़्यादा इन लोगों में और आपस में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो अगर ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप लिंक नहीं कर पाएंगे। अगर पहले हम मर्टन पढ़ लेंगे और पार्सन्स नहीं पढ़े रहेंगे तो हमारा लिंक खराब हो जाता है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे मेलिनोवस्की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो मेलिनोवस्की पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि फंक्शनलिज्म होता क्या है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इस बात की मैं वारंटी ले सकता हूँ, गारंटी नहीं, कि आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे और आपका इतना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो ये जो वर्ड है फंक्शन, ये आया है लैटिन वर्ड के फंगी या फंक्सियो से। इसका मतलब क्या होता है? टू इफेक्ट, टू परफॉर्म या फिर टू एग्जीक्यूट। मतलब किसी चीज़ को परफॉर्म करना ही उसका फंक्शन कहलाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि मशीन फंक्शन कर रही है, तो मतलब मशीन परफॉर्म कर रही है या फिर कोई पर्पस है उसको सर्व कर रही है। इसी को बोलते हैं सिंपल वर्ड में फंक्शन। अब जैसे ही फंक्शन आता है डर्कहाइम का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो डर्कहाइम क्या बोलते हैं फंक्शन को? ये एक कंट्रीब्यूशन है। कैसा कंट्रीब्यूशन है? सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए, सोसाइटी के वेलबींग के लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। तो डर्कहाइम के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या होता है? सोसाइटी के मेंटेनेंस और वेलबींग के लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डर्कहाइम फंक्शनलिज्म का बात नहीं करते हैं, वो केवल कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं सोशल फंक्शन का। अब देखते हैं कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स होते हैं फंक्शनलिज्म के, उसके क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो नंबर 1 पे आता है सोशल सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स। मीन्स जो हमारा सोशल सिस्टम होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना होता है, और जब वो एक साथ आते हैं और एक साथ वर्क करते हैं उसी को बोलते हैं फंक्शनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है? ये जो सोशल सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं? वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रॉब्लम्स को रिवील करते हैं और बोलते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, जिससे हमारा सोशल सिस्टम सस्टेन कर पाए। अगर ऐसा ना हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं वो देख लेते हैं। पहला है एक्सटर्नल चेंजेस इन द फिजिकल बायो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ ए सोसाइटी। जो बाहरी हो, मतलब जो बाहरी चेंज होते हैं सोसाइटी के और बायो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, वो एक प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल रिलेशंस विथ अदर पॉपुलेशंस। दूसरी जो पॉपुलेशंस हैं उनके साथ जो हमारा संबंध है उसके थ्रू हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा है इंटरनल। तो पहला था एक्सटर्नल और दूसरा हमारा था रिलेशन और तीसरा है इंटरनल। ये 3 चीज़ें प्रॉब्लम कॉज करती हैं। ऐसे करके मैंने बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, तो अगर आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। बेसिक जो था वो मैंने बता दिया है, जिससे आपका क्वेश्चन हो जाए और आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अब देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ी जिसकी वजह से नियो फंक्शनलिज्म को आना पड़ा, मीन्स मॉडर्न फंक्शनलिज्म को आना पड़ा। तो दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पे ये थी कि ये लोग बात करते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। अब जब बात आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का तो हम सबसे पहले नाम लेते हैं डार्विन का। बट यहाँ पे एक कैच है, डार्विन से भी 9 साल पहले स्पेंसर ने अपनी बुक सोशल स्टैटिक्स में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का यूज किया था। और इसमें होता क्या है कि जो लोग स्ट्रांगर हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे और जो लोग वीक हैं वो खत्म होते चले जाएंगे। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि यहाँ पे कुछ लोगों को, कुछ कल्चर को इन्फीरियर दिखाया जा रहा है, तो इसीलिए लोग इसको मान नहीं रहे थे। तो नियो फंक्शनलिज्म आया या फिर मॉडर्न फंक्शनलिज्म आया और बोला नहीं नहीं ये बात नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट उतना सुटेबल नहीं है। तो ये फैक्ट्स से मैंने लिख दिए हैं। एक बुक है डार्विन की ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज, ये आप याद रखिएगा, और स्पेंसर की बुक है सोशल स्टैटिक्स। अब चूंकि हमारा मेन उद्देश्य था मेलिनोवस्की को पढ़ना, तो अब स्टार्ट करते हैं हम मेलिनोवस्की के बारे में पढ़ना। इनका टाइम पीरियड है 1884 से 1942 और ये पोलैंड के सोशियोलॉजिस्ट थे। इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं फंक्शनलिज्म, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस, कुला एक्सचेंज, थियरी ऑफ नीड्स, मैजिक्स एंड इट्स टाइप्स, साइंस एंड रिलीजन, फैमिली एंड किनशिप, बायो कल्चरल फंक्शनलिज्म, साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म। ये इनके कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स थे। अब इसको हम डीप में पढ़ेंगे, ये सब होते क्या हैं, क्या टाइप होते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इनको फाउंडिंग फादर माना जाता है ब्रिटेन के फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का। ब्राउन और इनको 2 लोग को माना जाता है
ये थॉट क्या बोलता है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो ह्यूमन के बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए बने हुए हैं। तो ये इनका मेजर आर्गुमेंट्स था। अब देखते हैं कि मेलिनोवस्की का फंक्शनलिज्म है क्या। जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, पार्सन्स का फंक्शनलिज्म, मर्टन का फंक्शनलिज्म, तो सब लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं फंक्शनलिज्म का। हल्का हल्का डिफरेंस है, ब्राउन का अलग है। तो अभी हम देखेंगे मेलिनोवस्की का। इनमें सबसे अलग बात क्या थी कि ये स्टार्ट करते हैं फंक्शनलिज्म का इंडिविजुअल की बेसिस पे, केवल फोकस नहीं करते हैं स्ट्रक्चर पे। ये सबसे पहले ध्यान देते हैं इंडिविजुअल पे और बोलते हैं उसी की जो नीड्स होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उसको पूरा करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तभी हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे। अगर वही पूरा नहीं हुआ तो सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इनका फंक्शनलिज्म एक तरीके से और अलग है, क्योंकि ये बात करते हैं बायोलॉजिकल के साथ में साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म का। वो क्या होता है हम अभी आगे देखेंगे। जो मेलिनोवस्की की अप्रोच है वो 3 लेवल के सिस्टम की बात करती है। पहला है बायोलॉजिकल, दूसरा है सोशल स्ट्रक्चर और तीसरा है सिंबॉलिक। ये बोलते हैं यही तीनों मिलके सोसाइटी में हायरार्की बनाते हैं। तो सबसे नीचे आता है बायोलॉजिकल, उसके ऊपर आता है सोशल स्ट्रक्चर और सबसे ऊपर आता है सिंबॉलिक सिस्टम। पूछ सकता है कि कौन से 3 मेजर सिस्टम थे मेलिनोवस्की के, तो बायोलॉजिकल, सोशल स्ट्रक्चर और सिंबॉलिक, ये 3 थे। और उनकी हायरार्की भी आपको ऐसे याद रखनी है। क्या पता पूछ ले कि इसको हायरार्की के अकॉर्डिंग लगाइए, तो आपका गलत नहीं होगा। अब एक और चीज़ अलग था मेलिनोवस्की के फंक्शनलिज्म में, जो इनका अप्रोच था वो कल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था और ये बोलता था कि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो केवल यूनिकली ह्यूमन है। अच्छा, आप ध्यान से सोचिए, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर किसी और स्पीसीज में नहीं होता है, केवल ह्यूमन ही होते हैं जो कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं। इसीलिए मेलिनोवस्की जोर देते हैं कल्चर के ऊपर और इसीलिए इन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू कल्चर को अच्छे से स्टडी करने के लिए और लोगों को प्रोत्साहित किया। अभी हम देख रहे थे कि साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म क्या होता है, तो एक और टर्म है बायो कल्चरल फंक्शनलिज्म। ये क्या होता है, ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन की बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं कल्चर के थ्रू सेटिस्फाई करना चाहिए और इसी को बोलते हैं बायो कल्चरल फंक्शनलिज्म। और साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म क्या होता है कि जब ह्यूमन की जो नीड होती हैं वो कल्चर के थ्रू ना होके, मटेरियल ना होके, साइकोलॉजिकल हो, मीन्स माइंड के लेवल पे हो, इमोशंस, फीलिंग्स, हैप्पीनेस, इन सबको जो हम सेटिस्फाई करते हैं उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म। अब 2 टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है और लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, एथनोग्राफी और एथनोलॉजी। एथनोग्राफी क्या होता है, किसी एक ही सोसाइटी का, किसी एक ही कल्चर का बहुत ही डीप वे में स्टडी करना, उसका कंपैरिजन हम किसी और से नहीं करते हैं। एथनोलॉजी में क्या होता है, किसी एक कल्चर का हम स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि हम मल्टीपल कल्चर को एक साथ लेते हैं और उनके बीच में आपस में कंपैरिजन करवाते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंस था एथनोलॉजी में और एथनोग्राफी में। प्लीज़ अच्छे से आप समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। एक टर्म है पिडजिन इंग्लिश। इसका एथनोग्राफर्स यूज तब करते हैं जब वो किसी पर्टिकुलर कल्चर में जाते हैं तो प्योर इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, ऐसी इंग्लिश बोलेंगे जिसके थ्रू उनका कम्युनिकेशन आसान हो जाए और सामने वाला बात को समझ भी पाए। इसको बोलते हैं पिडजिन इंग्लिश। अब कुछ फील्ड स्टडीज थी, उसको देख लेते हैं। तो अमेरिका के 2 थिंकर थे, उन्होंने स्टडी किया था। पहले हैं मॉर्गन, एलिस मॉर्गन, उन्होंने स्टडी किया था आयरोकस इंडियंस पे, और दूसरे हैं फ्रेंच बोआज, इन्होंने स्टडी किया था एस्किमोस पे। तो ये 2 थे जो अमेरिकन थे। अब देखते हैं कि इंग्लैंड के कौन कौन से थे। पहले हैं AC हड्डन, जिन्होंने स्टडी किया था टोरस स्ट्रेट्स का। फिर आते हैं WHR रिवर्स, जिन्होंने टोडा ऑफ नीलगिरीज का, मतलब नीलगिरी के टोडा का स्टडी किया था। टोडा एक ट्राइब होती है, हमने ट्राइब वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जाके आप देखिएगा उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो आप देख लीजिएगा एक बार। और ये कहाँ पाई जाती हैं, नीलगिरीज में, साउथ में पाई जाती हैं, उसको जाके आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया कई बार कि टोडा कहाँ पाई जाती हैं, क्या उसकी खासियत होती है। फिर है C.G. सेलेगमॉन, इन्होंने माइक्रोनेशिया और वेदा ऑफ श्रीलंका का स्टडी किया था। ये सब फील्ड स्टडी हैं और ये थिंकर्स इंग्लैंड के हैं, तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है रेडक्लिफ ब्राउन, इन्होंने स्टडी किया था अंडमान आइसलैंडर्स का। और उसके बाद हमारे आते हैं मेलिनोवस्की, जो स्टडी किए थे मलय ट्राइब का और ट्रोब्रियान आइलैंड का। मेलिनोवस्की थ्योरी ऑफ नीड्स का बात करते हैं अपनी बुक अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में। क्वेश्चन पूछ सकता है किस बुक में मेलिनोवस्की थ्योरी ऑफ नीड्स का बात करते हैं, तो आपको याद रखना है। बाकी बायो कल्चरल फंक्शनलिज्म क्या होता है, साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। बायो कल्चरल फंक्शनलिज्म को वो 2 पार्ट में बांटते हैं, पहला है नीड ऑफ इंडिविजुअल और दूसरा है नीड ऑफ सोसाइटी। तो 2 टाइप के लोगों को नीड होती है, ये दोनों थे। साइकोलॉजिकल मैंने बता ही दिया कि ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, मिथ, सोशल बॉन्ड्स, इन सब के थ्रू साइकोलॉजिकल लेवल पे नीड्स को पूरा किया जाता है। अब एक टेबल है, ये मैंने निकाला है इग्नू से, तो उसमें 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला हमारा इम्पल्स आता है,
फिर हमारा एक्ट आता है और फिर हम वो एक्ट करते हैं अपने इम्पल्स को या फिर हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। मुझे मालूम है याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट याद तो करना पड़ेगा। कम से कम 3-4 याद कर लीजिए जो थोड़ा सा आपको लगे कि इंपॉर्टेंट हो। तो मान लीजिए हमारा इम्पल्स है कि सांस लेने का, उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। और हमको सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब हम CO2 को छोड़ेंगे। फिर हमारा इम्पल्स है हंगर का, उसके लिए हम कौन सा ऐड करेंगे, फूड कंज्यूम करेंगे, जिससे हमारा पेट फुल होगा, सेटिस्फाई होंगे, सेटिएशन महसूस होगा। फिर हमारा है थ्रस्ट, उसके लिए हम क्या करेंगे, लिक्विड को ऑब्जर्व करेंगे। सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी, क्वेंचिंग से, जो हमारा थ्रस्ट का नीड था वो खत्म हो गया। फिर हमारा सेक्स एपेटाइट, उसके लिए हम किसी से बॉन्डिंग करते हैं और उस तरीके से अपने आप को हम सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा फटीग, ये हमारा इम्पल्स हो गया, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्ट कौन सा करते हैं, रेस्ट लेते हैं। और सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है, मस्कुलर रिकवरी होती है। ऐसे करके 11 हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट तो हैं बट शायद अगर आप ना भी करें तो भी काम चल जाएगा, बट एक बार याद कर लीजिएगा अगर टाइम मिले तो। अब 3 टाइप की ये नीड्स का बात करते हैं, बेसिक नीड्स, डिराइव्ड नीड्स और इंटीग्रेशनल नीड्स। तो 7 टाइप की बेसिक नीड्स होती हैं, ये भी मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है इग्नू से। तो 7 टाइप्स की बेसिक नीड्स हैं, जिसके लिए हमारा कल्चर एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है जिससे वो नीड सेटिस्फाई हो सके। जैसे मान लीजिए हमारा बेसिक नीड है मेटाबॉलिज्म, तो उसके लिए क्या होगा, कल्चरल रिस्पॉन्स, कल्चर हमारा फूड को सप्लाई करेगा। फिर हमारा नीड है रिप्रोडक्शन, उसके लिए क्या होगा, हमने कैंसिव बनाया जिसके थ्रू हम और ज़्यादा बच्चों को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हमारा बेसिक नीड है बॉडली कंफर्ट, उसके लिए हमारे कल्चर ने क्या बनाया है, शेल्टर की व्यवस्था की गई है रहने के लिए। फिर हमारा बेसिक नीड है सेफ्टी का, उसके लिए हमने क्या किया है, गन्स, नाइफ, इन सबको बनाया है। तो ये सब हमारे कल्चर ने बनाया है बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। इसलिए अगर आपको याद हो, मेनलोवास की बात करते हैं बायो कल्चरल फंक्शनलिज्म का। तो देखिए अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे हमारे बायोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कल्चर ने क्या क्या किया है। फिर हम मूवमेंट करते हैं, उसके लिए कल्चर ने बनाया है एक्टिविटीज़। फिर हम ग्रोथ करते हैं, उसके लिए कल्चर ने बनाया है ट्रेनिंग, मतलब हमारे ग्रोथ के लिए देखे होंगे ऐसा लोग जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उसके लिए हो गया कल्चर ने बनाया है ट्रेनिंग। फिर हमारा हेल्थ आता है, उसके लिए हमने बनाया है हाइजीन को। अगर आप वॉशरूम से आएंगे तो आप हाथ पैर धुल लेंगे, खैर बहुत लोग नहीं धुलते हैं तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट करना चाहिए। फिर अब इन्हीं बेसिक नीड्स के आगे आता है डिराइव्ड नीड्स, ये हमारी पूरी हो गई। अब ह्यूमंस तो हैं खुरापाती, तो क्या करेंगे, और नीड्स को बढ़ाते जाएंगे। उसके लिए कल्चर क्या करता है, क्या रिस्पॉन्स देता है, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ये भी इग्नू लिया गया है। अगर आपको वेरीफाई करना हो, पढ़ना हो, जाके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हमारी नीड क्या है, कल्चरल जो हमारा अपैरेटस है उसको मेंटेनेंस करना है। उसके लिए हम क्या लेके आए हैं, इकोनॉमिक्स को लेके आ गए हैं, जिससे हमारा जो मेंटेनेंस रहे वो अच्छे से हो पाए। फिर चूंकि ह्यूमंस खुराफाती होते हैं तो उसको रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आता है हमारा सोशल कंट्रोल। उसके रिस्पॉन्स में हमने बना दिया है सोशल कंट्रोल। फिर हमको ज़रूरत पड़ती है सोशलाइजेशन की, तो उसके लिए हमने बनाया है एजुकेशन को। एजुकेशन के थ्रू हम लोगों को सोशलाइज करते हैं। फिर हमको ज़रूरत पड़ती है कि कोई एक ऐसा पावर में रहे जो हमको कंट्रोल करे और सही दिशा दिखाए, उसके लिए हमने बनाया है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये था हमारा डिराइव्ड नीड्स, जो बेसिक नहीं होता है बड़ी सेकेंडरी होता है। इंटीग्रेशनल नीड, ये सब क्या काम करते हैं, लोगों को इंटीग्रेट करते हैं, मिलाते हैं आपस में। तो ये थे हमारे 3 टाइप के नीड्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा सारा, मतलब ट्राई करिएगा याद रखने का, वैसे तो मुश्किल है। अब देखते हैं कि ट्रोब्रियान आइलैंड पे स्टडी करते वक्त कौन कौन सी बुक्स मेनलोवास की लिखते हैं। तो इनकी 3 बुक्स हैं, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, दूसरी बुक है द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सैवेजेस इन नॉर्थ वेस्टर्न माइक्रोनेशिया, थर्ड बुक है कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक। ये तीनों बुक रिलेटेड हैं ट्रोब्रियाना आइलैंड से। MCQ पूछ सकता है कि कौन कौन सी बुक इन्होंने तब लिखी थी। यहाँ पे मैंने पिक लगा दिया है मेनलोवास्की का, ट्राइब्स के साथ में बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब अपनी बुक आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक में जो लिखी गई थी 1922 में, वो बात करते हैं कुला एक्सचेंज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद सबसे इंपॉर्टेंट है मेनलोवास्की के सारे कॉन्सेप्ट्स में। आइए देखते हैं बुलेट पॉइंट्स में कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं इसके। एक बार अगर आप यहाँ समझ लेंगे फिर आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से। तो इसके फीचर्स हैं, मैंने 6 पॉइंट में अच्छे से बांटा हुआ है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला फीचर क्या है, ट्वाइस ईच ईयर, मीन्स एवरी ईयर, ये 2 बार होता है। MCQ कैसे पूछेगा कि कुला एक्सचेंज कितनी बार होता है एक ईयर में, तो वो 2 बार हो जाएगा। तो ये लोग जो एक्सचेंज करते हैं उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक वाइट सेल होता है जो होता है आर्मलेट, मीन्स जिसको हम हाथ में पहनते हैं, और एक होता है नेकलेस। तो आर्मलेट को बोलते हैं मुआली, पता नहीं मैं नाम सही ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, बट याद करिएगा आप। और नेकलेस को बोलते हैं सोलेव। जो आर्मलेट होता है मीन्स जो हाथ में पहनने वाला होता है, जो वाइट कलर का होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज एक्सचेंज होता है, और जो नेकलेस होता है वो क्लॉकवाइज एक्सचेंज होता है। अब ये क्या होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं 2 मिनट के अंदर। पहले हम फीचर देख लेते हैं और सारे। तो चौथा हमारा पॉइंट क्या है, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे।
चौथा पॉइंट क्या है, कूला आइटम्स हैव नो मॉनेटरी वैल्यूज, इसको आप पैसे में नहीं तोल सकते हैं, तो ये एक इसका फीचर है और इसको कंज्यूमर गुड्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर आप चाहो कि इसका आप उपभोग कर पाओ किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए नहीं होता है, केवल ये होता है प्रेस्टीज के लिए और डिस्प्ले के लिए। तो ये हमारा छठवां फीचर था कि केवल ये प्रेस्टीज और डिस्प्ले के लिए होता है। तो 6 हमारे फीचर्स थे, ये 6 कवर हो गए। अब मैंने यहाँ पे इमेज लगा दिया है कि कैसे दिखते हैं आर्मलेट्स और कैसे दिखता है नेकलेस, ये ध्यान से देख लीजिए। अब जैसा मैंने बोला था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है वो देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे नक्शे को ट्रोबिडियन आइलैंड का, तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं, तो एक ही टापू से नहीं हो रहा है एक्सचेंज। ध्यान से देखिए, मैप बना हुआ है। क्लॉकवाइज कैसे जाते हैं हम लोग, घड़ी के घूमने की दिशा में। तो जो हमारा नेकलेस है वो एक आइलैंड से निकलेगा और घड़ी की घूमने की दिशा में आगे बढ़ता जाएगा, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे, फिर दूसरे से तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, बट वो जाएगा क्लॉकवाइज ही, मीन्स घड़ी के घूमने की दिशा में। यहाँ पे लगा हुआ है डोलो लिखा हुआ है और वो जा रहा है क्लॉकवाइज, तो नेकलेस जाता है क्लॉकवाइज और उसी का अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे आर्मलेट्स जाते हैं। उसका भी यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है लागा। प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यू आपका बनना ही बनना है। अगर लापरवाही करेंगे तो आप पछताएंगे। मेरा काम था समझाना, नहीं समझेंगे तो आपको ही दिक्कत आने वाली है। ये आप समझ गए क्लॉकवाइज कैसे आता है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था मुझे कुछ फैक्ट्स मिले, तो मैं सोचा क्यों ना फैक्ट्स को ही यहाँ पे कवर कर लिया जाए। E.B. टायलर को एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन का फाउंडर माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है, याद रखेंगे आप। एक बुक है जेम्स फ्रेजर की, द गोल्डन बॉ, उसमें ये बात करते हैं टोटेमिज्म का, मैजिक का, साइंस का और रिलीजन का। फिर एक थिंकर है रॉबर्टसन स्मिथ, वो रिलीजन और सोसाइटी को लिंक करते हैं। फिर एक हमारे थिंकर हैं मार्शल मॉस, ये आई थिंक नेफ्यू थे डर्कहाइम के, तो इनकी एक बुक है द गिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, याद रखिएगा। फैक्ट मिला तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इनके 2 कॉन्सेप्ट हैं, टोटल सोशल फैक्ट और टोटल प्रेजेंटेशन। अगर कभी मैं मार्शल मॉस पढ़ाऊंगा तो मैं कवर कर दूंगा कि क्या होते हैं ये। तो थियरी ऑफ रिलीजन है मेलिनोवस्की का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बुक मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज 1948 में बुक आई थी, इसमें बात करते हैं थियरी ऑफ रिलीजन का। इसमें मैजिक का भी बात करते हैं, रिलीजन का भी बात करते हैं और साइंस का भी बात करते हैं। तो ये क्रिटिसाइज करते हैं डर्कहाइम के रिलीजन को। डर्कहाइम जिस तरह बताते हैं रिलीजन को, उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं। डर्कहाइम क्या बोलते हैं कि जो हमारा रिलीजन होता है वो सबको जोड़ने का काम करता है, वो सोलली उसका फोकस एक ही होता है कि सॉलिट्यूड मेंटेन किया जाए और सोसाइटी में कोहेसन आए। बट मेलिनोवस्की इसको काउंटर करते हैं 3 बेसिस पे। बोलते हैं कि ये जो कलेक्टिविटी का बात करते हैं जरूरी नहीं है, इसका बहुत ही छोटा पार्ट होता है रिलीजन के लिए। दूसरा बोलते हैं कि जो मोरल्स होते हैं सोसाइटी में वो सोशल पनिशमेंट के डर से नहीं आते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। जो डर्कहाइम बोलते हैं कि सोशल पनिशमेंट के थ्रू हम मोरल्स को इंप्लीमेंट करते हैं, उसको ये काउंटर करते हैं। फिर तीसरा क्या बोलते हैं, जहाँ पे डर्कहाइम इंडिविजुअल को कोई महत्व नहीं देते हैं, मेलिनोवस्की बोलते हैं सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है। इस बेसिस पे ये काउंटर करते हैं डर्कहाइम को और कंक्लूजन निकालते हैं 2 मेन। कौन कौन सा कंक्लूजन है, पहला है कि सोसाइटी को रिलीजन से आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं। डर्कहाइम बताते बताते इतना आगे चले गए थे कि वो रिलीजन और सोसाइटी में डिस्टिंग्विश करने में बहुत दिक्कत आ रही थी उनको। ये बोलते हैं इतना बराबरी मत कर दीजिए, रिलीजन और सोसाइटी को थोड़ा सा तो आप वैल्यू दीजिए, सोसाइटी को भी, इंडिविजुअल को भी। फिर इनका है दूसरा कंक्लूजन कि कलेक्टिविटी और रिलीजन का संबंध तो है बट ये सिनोनिम्स नहीं है एक दूसरे के। मीन्स ऐसा नहीं है कि इसके बिना ये नहीं है, इसके बिना ये नहीं है, केवल यही काम नहीं है रिलीजन का। तो ये 2 थे काउंटर मेलिनोवस्की के, डर्कहाइम के रिलीजन के। अब इसी के बात करते हैं मेलिनोवस्की अपने रिलीजन का, और वो बताते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में। इसकी खास बात है जो इन्होंने स्टडी किया था ट्रोब्रियाना आइलैंड का, उसी के बेस पे ये अपने थ्योरी ऑफ रिलीजन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए इनको बोला जाता है ये पर्टिकुलर से यूनिवर्सल जाते हैं रिलीजन को स्टडी करने के लिए। कैसे जाते हैं, एक छोटा सा आइलैंड लेते हैं, उसका स्टडी करते हैं और ट्राई करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का यूनिवर्स पे। इस तरीके से इनका थ्योरी ऑफ रिलीजन आगे बढ़ता है। यहाँ पे बात करते हैं सेक्रेट का और प्रोफेन का। सेक्रेट क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो लॉजिक के ऊपर बेस नहीं होती हैं और उनको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। कई बार आप घर में देखे होंगे कि भगवान की मूर्ति के पास मत जाओ, मान लो पूछ लो कि क्यों मत जाओ, तो वहाँ पे लॉजिक नहीं होता है, बस बोलते हैं लोग कि चुप रहो, जो बोला गया है सीधे सीधे करो, फालतू का आर्गुमेंट मत दो। तो वो चीज़ें आती हैं सेक्रेट में, और कुछ चीज़ें आती हैं प्रोफेन में। ऐसी चीज़ें जो टोटली बेस्ड होती हैं साइंस के बेस पे, लॉजिक के बेस पे, उसको बोलते हैं प्रोफेन। तो जो चीज़ें रिलीजियस होती हैं और मैजिकल होती हैं वो आती हैं सेक्रेट में, जो चीज़ें लॉजिकल होती हैं वो आती हैं प्रोफेन में। 2 एग्जाम्पल देते हैं, मैंने सोचा यहाँ पे मेंशन कर दूँ, गार्डनिंग अमंग ट्रोब्रियान्स और कैनोए बिल्डिंग, ये आते हैं प्रोफेन में। क्यों? क्योंकि इसके पीछे
मेलनोवस्की देख पाते हैं कि वो लोग लॉजिक से काम किए थे, इलॉजिकल नहीं हुए थे, कोई ना कोई लॉजिक था ये दोनों काम करने के लिए, इसलिए इसको रखते हैं मेलनोवस्की प्रोफेन में। अब मेलनोवस्की बात करते हैं जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं उनकी कुछ फंक्शनल वैल्यू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा इनिशिएशन सेरेमनी होता है वो क्या करता है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज को एक सेक्रेट कैरेक्टर देता है, इसलिए होता है इनिशिएशन सेरेमनी। दूसरा है जो डेथ ऑफ इवेंट होता है वो रिलीजियस एक्ट को प्रमोट करता है। फिर तीसरा फंक्शनल वैल्यू क्या होता है रिलीजियस सेरेमनी का, जो हमारे राइट्स होते हैं जो जुड़े होते हैं फूड से, सेक्रीफाइस से, वो लोगों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं। ये फंक्शन था रिलीजियस सेरेमनी का। अब मेलनोवस्की की बात करते हैं मैजिक का। ये बात करते हैं 3 टाइप के मैजिक का, एक ब्लैक मैजिक, एक लव मैजिक और एक मैजिकल स्पेल का। तो मैजिक होता क्या है, देखिए हमारे पास जब लॉजिक नहीं होता है, हम डरे होते हैं, तो अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ खुराफात करते हैं, तो वही खुराफात करने के लिए जन्म होता है मैजिक का। वहाँ पे लॉजिक तो है नहीं, कंट्रोल हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम कुछ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करेंगे, उसी को बोलते हैं मैजिक। तो पहला आता है ब्लैक मैजिक। आप जानते होंगे काला जादू, वहाँ पे हड्डी वड्डी लेके पता नहीं क्या करते हैं, जिससे उनको फील होता है कोई अगर मान लीजिए उनका कोई दुश्मन है तो वो खत्म हो गया या उसका नाश हो जाएगा, इसको बोलते हैं ब्लैक मैजिक। एक आता है लव मैजिक। जब आप महाभारत या रामायण देखे होंगे तो लोग बोलते हैं कि सब मोहिनी चला दिया, कुछ जादू कर दिया इसके ऊपर, लाइक वशीकरण। तो ब्लैक मैजिक होता है नुकसान पहुंचाने के लिए, लव मैजिक होता है पास में बुलाने के लिए। तीसरा होता है मैजिकल स्पेल, मीन्स कुछ ऐसा लिक्विड यूज करेंगे जिसके थ्रू इमीडिएट रिजल्ट आपको मिल जाए। मान लीजिए आपको बुखार आ रहा है, कभी तो पानी छिड़क देंगे जिससे आपको लगे कि मैं ठीक हो गया हूँ। ये सारी चीज़ें इलॉजिकल हैं, बट क्या करेंगे, करना पड़ता है। अब देखिए मैंने बता दिया मैजिक क्या होता है, मैजिक और साइंस में क्या सिमिलरिटीज होती हैं वो मैंने यहाँ पे अच्छे से बांट दिया है, पार्ट बाय पार्ट। क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको भी बुलेट पॉइंट में बांट दिया है। फिर मैजिक और रिलीजन में क्या सिमिलरिटीज होती हैं वो भी बांट दिया है, और मैजिक और रिलीजन में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी बांट दिया है। आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी है। चलिए मैं पढ़ ही देता हूँ, क्यों आपको परेशान करूँ। तो देखिए सिमिलरिटीज़ क्या है मैजिक और साइंस में। पहला क्या है, मैजिक का भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है, साइंस का भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है, दोनों में सिमिलरिटी हो गया पहला। दूसरा क्या है, मैजिक का कोई ना कोई एक सिस्टम ऑफ रूल्स होता है, टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, साइंस वाले भी कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं और कोई ना कोई रूल्स यूज़ करते हैं। ये हो गई सिमिलरिटीज़। अब देखते हैं डिफरेंसेस। जो मैजिक होता है वो टोटली इमोशनल बेस होता है, जितना इमोशंस आएगा उतना ज़्यादा आप मैजिक की तरफ भागेंगे। और जो साइंस होता है वो इमोशनल नहीं होता है, वो होता है लॉजिकल, वो होता है ऑब्जर्वेशन के बेस पे। ये एक डिफरेंस हो गया। जो मैजिक होता है वो बिलीव्स के ऊपर बेस्ड होता है, मीन्स जो सोच लिए, जो मान लिए वो सत्य मान लिए। जो साइंस है वो रीजन्स और वैलिडिटी के ऊपर बेस्ड होता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा देखते हैं, जो मैजिक है वो आधा सेक्रेड है और आधा प्रोफेन है। अभी हमने पढ़ा सेक्रेड क्या होता है, प्रोफेन क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे। जो साइंस है वो फुल्ली प्रोफेन है, मीन्स फुल्ली लॉजिकल है। अब देखते हैं मैजिक और रिलीजन में सिमिलरिटीज। एक सिमिलरिटी है, जब लोगों को इमोशनल स्ट्रेस होता है वहाँ से भागने के लिए वो मैजिक का सहारा लेते हैं। सेम काम करते हैं रिलीजन में, जब लोगों को स्ट्रेस हुआ तो वो भागेंगे धर्म की तरफ। अब देखते हैं डिफरेंसेस। ये एक्ट करता है मीन्स टू एन एंड, मतलब कोई गोल को अचीव करने के लिए। मैजिक जो है वो किसी गोल को अचीव करने के लिए एक माध्यम है, और जो रिलीजन है वो अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। अगर आप रिलीजियस हो जाते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उसका आप यूज नहीं करते हैं किसी और चीज़ को अचीव करने के लिए, बस आप रिलीजियस हैं। एक और डिफरेंस है, जो मैजिक होता है उसके पास लिमिटेड टेक्निक होती हैं, बट जो रिलीजन होता है उसके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और बहुत सारे पर्पस होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तीसरा है, जो मैजिक होता है उसके पास केवल एक पावर या कोई एक स्पेल रहेगा, बट जो रिलीजन है वो बहुत सारे सुपरनेचुरल पावर्स का यूज करता है। तो ये अच्छे से हमने देख लिया मैजिक, साइंस और रिलीजन में डिफरेंस और सिमिलरिटीज। अब देखते हैं फंक्शन क्या है रिलीजन का, कि कौन से पर्पस को सर्व करता है, क्या काम है उसका सोसाइटी में। तो मेंटल एटीट्यूड्स को इस्टेब्लिश करने के लिए रिलीजन को हम काम में लाते हैं, जिससे हमारा ट्रेडिशन के लिए रिस्पेक्ट बढ़े और नेचर से हम एडजस्टमेंट कर पाएँ और हमको कॉन्फिडेंस आए कि हमारे पीछे कोई है जिसका सहारा लेके हम लड़ सकते हैं। अब देखते हैं मैजिक का फंक्शन क्या होता है। जो हमारा डर होता है उसको काउंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैजिक का। कोई लॉजिक तो है नहीं हमारे पास, तो उसको हम काउंटर करने के लिए मैजिक का यूज़ करते हैं। ये था फंक्शन मैजिक का। अब इनके कुछ वर्क हैं जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे, ये 6 हैं, आपको सारा याद कर लेना है ईयर के साथ में, अगर JRF चाहते हैं तो। अब कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे ऑड्रे रिचर्ड्स हैं एक थिंकर, उनकी बुक है हंगर एंड वर्क इन अ सैवेज ट्राइब। फिर मेलनोवस्की का एक ऐसे है बलोमा द स्पिरिट ऑफ द डेथ इन ट्रोब्रिनियान, रिलेटेड है मैजिक से। फिर मेलनोवस्की का एक कोट है मैरिज एज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये किसका कोट है, तो आप याद करिएगा। फिर मेलनोवस्की बोलते हैं जो हमारा किनशिप सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स है और इतना एलोबरेटेड है
कि उसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, इसलिए टर्म यूज करते हैं किनशिप अलजेब्रा का। पूछ सकता है किनशिप अलजेब्रा का यूज किसने किया, तो मेलानोव्स्की करते हैं। अब मेलानोव्स्की एम्फेसाइज करते हैं न्यूक्लियर फैमिली पे। तो ये फैक्ट्स थे, ये थिंकर्स थे, सब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। हाँ, एक क्वेश्चन आया था किसी सेट के पेपर में, सोचा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। जो सिगमंड फ्राइड का कॉन्सेप्ट है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, उसको काउंटर करने के लिए मेलानोव्स्की क्या बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन थे, तो जो ऑप्शन ए है वो सही है। जो सिगमंड फ्राइड हैं वो बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, बट इसको काउंटर करते हैं मेलानोव्स्की, बोलते हैं नहीं, बहुत सारे पर्टिकुलर सोसाइटी में अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स फॉलो करते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना नहीं है। एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप यहाँ से जाएंगे विकिपीडिया पे, ओडिपस कॉम्प्लेक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, कम से कम आपको 4 फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। अब यहाँ पे बुक्स है मेलानोव्स्की की, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया क्रोनोलॉजी वाइज, सब आपको याद कर लेनी है। और इसका आपको एमसीक्यू मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे एशियन सोशियोलॉजी पे, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। कोई भी दिक्कत आए तो वहाँ पे आके आप हमसे पूछ सकते हैं।